हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सीरीज़ के अंदर पढ़ेंगे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का टॉपिक। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का मीनिंग क्या है। सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ़ सम इवेंट, अगर कोई इवेंट होता है जो कि कोलेटरल है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, डज और डज नॉट हैपन। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि पार्टीज़ क्या है, प्रॉमिस करती हैं कोई एक्ट करने के लिए ओनली इफ़ अ कोलेटरल इवेंट हैपन्स। अगर वो नहीं होता उस केस में कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ए जो है वो बी को प्रॉमिस करता है। अब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी कौन हुए? ए एंड बी। ए जो है बी को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज़ दूंगा ओनली अगर तुम्हारा हाउस जो है वो बर्न हो जाता है। एज अ कंपनसेशन मैं तुम्हें 1000 रुपीज़ दूंगा। तो इसमें जो बर्निंग है, बर्निंग ऑफ हाउस है, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये क्या है? अनसर्टेन चीज़ है इस कॉन्ट्रैक्ट में। तो जो भी कोलेटरल ट्रांजैक्शन के होने पर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने का प्रॉमिस है उसे बोला जाता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप सभी को मीनिंग क्लियर होगा। आगे इसेंशियल्स देखते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है एक फ्यूचर इवेंट पे। फ्रेंड्स, हमने काफ़ी बार जो है बिजनेस टर्म्स में पढ़ा है कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, यानी कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं किया जाता। तो जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं एक फ्यूचर इवेंट पर जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देन कोलेटरल इवेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। कोलेटरल इवेंट यानी कि सेकेंडरी इवेंट जिसका होना ज़रूरी होगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में। अगर वो इवेंट नहीं होता तो जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। देन अनसर्टेन इवेंट होगा, इसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट भी इन्वॉल्व होगा, यानी कि जो भी इवेंट है अगर उसका पहले से होना तय है तो उसे हम अनसर्टेन इवेंट नहीं मानेंगे, बट एक प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, चांस होना चाहिए कि हाँ वो इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। राइट, तो इससे बोलेंगे अनसर्टेन इवेंट। तो ये थे हमारे कुछ इसेंशियल्स कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। आइए आगे देखते हैं कि रूल्स क्या हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। अगर ये दो पार्टीज़ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं तो उनमें उन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर कुछ रूल्स मेंशन हैं जिनके बीच में रहकर ही उन्हें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होगा। सबसे पहला पॉइंट है वो कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें कि एक फ्यूचर इवेंट के होने पर ही कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया जाएगा। उसमें एग्जांपल दी है, एक्स एग्रीज टू सेल वाई, एक्स एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू जेड प्रोवाइडेड जी टू whom he offered in the first instance does not purchase it। यानी कि एक्स ने सबसे पहले जी को ऑफ़र कर दिया कि तुम मेरा हाउस ले लो, जी अग्री भी कर गया, बट एक्स ने ना बाद में जेड को भी प्रॉमिस कर दिया कि हाँ अगर जी अब नहीं लेगा तो मैं तुम्हें बेच दूंगा अपना हाउस। तो ये जो है, अब जी का मना करना, जीज रिफ्यूज़ल इज़ अनसर्टेन, राइट। जब तक जी मना नहीं करेगा तब तक तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड नहीं मान सकते। तो उस केस में अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होने पर ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड एनफोर्सिएबल होगा। उससे होने से पहले, उस फ्यूचर इवेंट के होने से पहले हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। ना ही जो जेड है वो एक्स के ऊपर कोई भी इन्फोर्सिबिलिटी लगा सकता है, कोई भी सूट नहीं फाइल कर सकता कि हाँ तुमने जी से प्रॉमिस तोड़ के मेरे साथ नहीं किया। ऑलराइट, तो जब तक जी रिफ्यूज़ नहीं करेगा तब तक एक्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जेड को नहीं बेच सकता। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। देन सेकेंड रूल इज कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ये जो है फर्स्ट रूल के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या है, कुछ अनसर्टेन इवेंट के ना होने पर जो कॉन्ट्रैक्ट इनटू एग्जिस्टेंस आएगा उससे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। इसमें एग्जांपल देखते हैं। एक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि मैं 20 बेल्स ऑफ कॉटन तुम्हें बेचूंगा 10,000 में, अगर शिप जो है, जिस शिप में वो लोड होके आ रहे हैं, अगर वो नहीं आती, ओके, यानी कि जब शिप नहीं आएगी तब मैं तुम्हें बेचूंगा। तो शिप जो थी वो नेचुरली संक हो गई, मतलब वो डूब गई। उस केस में क्या हुआ, शिप जो है वो अब आएगी तो है नहीं, यानी कि जिस एक्ट के ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट ने बनना था अब वो बन जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम इन्फोर्सिएबल बिकॉज द शिप इज संक। ओके, so this was the rule regarding
contracts contingent upon non-happening of future uncertain event. Then we have third kind of rule under the contingent contract, that is contracts contingent upon the future conduct of a person. इसमें क्या है, किसी पर्सन के कुछ एक्ट करने पर जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल होगा उसके रिलेटेड रूल्स इस पॉइंट में गिवन है. एग्जाम्पल देखते हैं. ए ने एग्री किया कि मैं बी को 5000 रुपीज़ दूंगा अगर, कंडीशन क्या है, कोलेटरल कंडीशन क्या है, अगर बी जो है वो सी को मैरी करता है. बट सी जो था उसने तो पहले ही डी को मैरी कर लिया था. अब बी है वो सी को नहीं मैरी कर सकता, राइट. दैट वुड बी इनफिडेलिटी एंड दैट वुड बी इलीगल. सो बी जो है वो अब बी जो है वो ए के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता, केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि अब सी है वो सी जो है वो ऑलरेडी मैरिड है और उसके साथ शादी करना इलीगल होगा. और ए को 5000 रुपीज़ देने के लिए भी बी नहीं बोल सकता, क्योंकि बी ने तो ए वाली कंडीशन फुलफिल ही नहीं की कि सी से शादी करूँगा. सो दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन. जब तक वो पर्सन जिस कंडक्ट को करने के लिए बोला गया है वो नहीं कर देता, तब तक उसको कोई भी कंपनसेशन या क्लेम नहीं मिलेगा. ये था थर्ड पॉइंट. देन वी हैव फोर्थ पॉइंट, जिसमें लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट विद इन अ फिक्स्ड टाइम. यानी कि अगर कुछ फिक्स्ड टाइम के अंदर हमारा हमारा कोलेटरल इवेंट है, अगर वो अकर हो जाता है, उस केस में तो हम क्लेम या कंपनसेशन ले सकते हैं. बट इन अदर केस वी कांट. एग्जाम्पल देखते हैं इसमें. ए प्रॉमिसेस टू पे 10,000 टू बी. ए ने प्रॉमिस किया बी को 10,000 पे करने के लिए. अगर कोई शिप है वो रिटर्न कर जाती है विद इन अ ईयर. कितने टाइम में? 1 साल के अंदर अंदर. बट जो शिप है वो रिटर्न कर भी जाती है विद इन अ ईयर. तो जो बी है ए से 10,000 रुपीज़ बिल्कुल क्लेम कर सकता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब एनफोर्सिएबल हो चुका है. अगर शिप नहीं रिटर्न करती 12 मंथ्स के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि अगर वो 13th मंथ भी ले लेती ना, तब भी जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वाइड बन जाता, वो इन्फोर्सिएबल नहीं होता. बट जबकि अब जो स्पेसिफाई किया गया था टाइम, उसके बीच में शिप आ गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सिएबल बन जाता है. Fifth rule is contracts contingent upon the non-happening of an uncertain specific event within a fixed time. पिछले पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट ये पॉइंट है. अब इसमें क्या है, फिक्स्ड टाइम में कुछ इवेंट्स का होना. इस पॉइंट में क्या लिखा है, फिक्स्ड टाइम में कुछ इवेंट्स का ना होना. यानी कि ए ने प्रॉमिस किया 10,000 बी को पे करने के लिए अगर एक शिप रिटर्न कर जाती है विद इन अ ईयर, रिटर्न नहीं करती विद इन अ ईयर, बट जो शिप है वो 10 मंथ्स में ही आ जाती है, तो रिटर्निंग ऑफ शिप सिंक कर जाती है 10 मंथ्स के अंदर अंदर. अब जो 10 मंथ्स के अंदर अंदर शिप जो सिंक कर गई है तो वो डूब गई है, अब तो उसके वापस आने के चांसेस ही नहीं है विद इन अ ईयर. तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब इन्फोर्सिएबल हो जाएगा, क्योंकि ए ने कहा था मैं तभी तुम्हें 10,000 दूंगा जब अगर 1 साल के अंदर अंदर शिप नहीं वापस आएगी. अब 1 साल में तो आने की दूर की बात है, शिप अब पूरे लाइफ टाइम में नहीं आ सकती, तो ए को 10,000 रुपीज़ देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये रूल्स में लिखा है. रूल्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन स्पेसिफिक इवेंट विद इन अ फिक्स्ड टाइम. देन सिक्स्थ पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स. जिस केस में इम्पॉसिबल इवेंट्स के ऊपर कोई कोलेटरल इवेंट के ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो, उस केस में भी एग्रीमेंट्स इनिशियली वॉइड होंगे. ये कुछ डिफरेंट पॉइंट है, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, बहुत सिंपल पॉइंट है टू लर्न. एग्जाम्पल है ए एग्रीज टू पे बी. ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं 1,000 रुपीज़ तुम्हें दूंगा अगर तुम 2 स्ट्रेट लाइन्स को मीट करके दिखाओ. अब मैथमेटिकली जो स्ट्रेट लाइन्स होती हैं वो मीट नहीं कर सकती, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल होगी दूसरी स्ट्रेट लाइन के, तो उन्हें मीट करना इम्पॉसिबल है. तो इम्पॉसिबल एक्ट इवेंट के ऊपर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है वो इनिशियली वॉइड होगा, उसे इन्फोर्सिबल हम पूरी लाइफ टाइम भी लगा दे तो भी नहीं करवा सकते. राइट. सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ रूल्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. आई होप आप सभी को क्लियर होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.